अच्छा जी, रिवीजन क्लास स्टार्ट करते हैं। बेसिकली एबनॉर्मल क्लास, ठीक है। इसमें इस सवाल को सुबह वाली प्लीज सुबह वाली क्लास के अंदर वैसे मैंने इस क्वेश्चन को डिस्कस तो कर दिया था, मुकम्मल नहीं हुआ था बिल्कुल अच्छी तरह से, तो इसको ना अच्छी तरह से मुकम्मल कर लेते हैं। तो शुरू से ही डिस्कस करके कर लेते हैं। सवाल ये पास पेपर का है, लेकिन पास पेपर वाले सवाल के अंदर एक आखिरी एडजस्टमेंट है, पुराना सवाल है वो एडजस्टमेंट IS 10 से रिलेट करती है, आउट ऑफ सिलेबस है। मैंने सवाल को गायब नहीं किया है, वो वैसे ही मौजूद है, उसको भी डिस्कस कर लेंगे किसी वक्त। लेकिन फिलहाल इस सवाल में से मैंने उस आखिरी एडजस्टमेंट को डिलीट करके उसकी जगह शेयर कंसोलिडेशन की एक एडजस्टमेंट डाल दी, एडजस्टमेंट 6, ठीक है ना। वो असल सवाल में नहीं थी, ठीक है। अब ये ICAP का सवाल है, पास पेपर का सवाल है, एग्जाम लेवल का सवाल है। इसको करके देखते हैं कि ये क्या हालात हैं हमारे इस वक्त। कैलकुलेट बेसिक EPS पर शेयर फॉर इंक्लूजन इन HDL's फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर 31 दिसंबर 16, शो ऑल रेलेवेंट कैलकुलेशंस, ठीक है जी। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन पर्टेन्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ HDL, अ लिस्टेड कंपनी फॉर द ईयर 31 दिसंबर 2016। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर द ईयर, प्रॉफिट फ्रॉम कॉन्टिन्यूइंग ऑपरेशंस, मिल गया हैंड आउट। प्रॉफिट फ्रॉम कॉन्टिन्यूइंग ऑपरेशंस, प्रॉफिट फ्रॉम डिसकॉन्टिन्यूड ऑपरेशंस। इनका क्या करें जी, उसने अलग अलग दे दिया तो भाई हम तो EPS रहता निकालते हैं, ठीक है ना। वो आपको मैंने कॉन्सेप्ट दे दिया हुआ है, पहले दिन दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, इस नीचे वाले प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का क्या करें ना, 920 का जी, इसका कुछ नहीं करना। तो ICAP के सवालों की एक खूबसूरती ये भी होती है कि बहुत सारा डाटा इसके अंदर ऐसा भी होता है जो इग्नोर करना होता है। ढेर सारा डाटा रख देता है वो, ताकि पता हो बच्चे को, कॉन्सेप्चुअली मजबूत बच्चा है तो वो सिर्फ काम की ही चीज़ उठाएगा, ठीक है। अभी आगे भी आप देखेंगे चीज़ें इस तरह से इरेलीवेंट होंगी। चलें जी, तो पॉइंट 1 में प्रॉफिट्स गिवन है, हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे जी, EPS निकालेंगे कॉन्टिन्यूइंग ऑपरेशंस की, EPS निकालेंगे डिसकॉन्टिन्यूड ऑपरेशंस की। फॉर्मूला है पैट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड ऑफ वेरिएबल प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है, और वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स। और डिसकॉन्टिन्यूड के अंदर मैंने पैट में से माइनस क्या किया है, कुछ नहीं माइनस किया। अगर रिडीमेबल प्रेफरेंस डिविडेंड होगा भी तो वो डिसकॉन्टिन्यूड में से माइनस नहीं। ज़बानी समझाया था, होमवर्क में एक सवाल दिया था जिसके अंदर ये अप्लाई भी हुआ था, परसों की बात है, ठीक है। ओके, पुरानी इतनी भी नहीं जी। पॉइंट नंबर 1 डन। पॉइंट नंबर 2 की तरफ आते हैं। पॉइंट नंबर 2 पढ़े, शेयर होल्डर्स इक्विटी एज ऑन यकम जनवरी 16 कंप्राइज्ड ऑफ, ये यकम जनवरी 16 ओपनिंग, ठीक है जी। ओपनिंग जी क्या कहता है जी, क्या है ओपनिंग में पड़ा हुआ, 10 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ये ओपनिंग में 10 मिलियन शेयर्स पड़े हैं। ये शेयर कैपिटल है रुपीस में या नंबर ऑफ शेयर्स हैं, और नंबर ऑफ शेयर्स ही दे दिए हमें उसने, ठीक है। अच्छा, हैविंग मार्केट वैल्यू ऑफ 25 ईच, इस मार्केट वैल्यू का क्या करें, इसको क्या करना है जी, क्यों इग्नोर करना है। ओपनिंग शेयर्स, हमें मार्केट प्राइस की जरूरत पड़ी भी थी तो आज आके पड़ी है जब राइट इशू होता है, और राइट इशू में भी राइट इशू से इमीडिएटली, राइट इशू से पहले वाली मार्केट प्राइस हमें चाहिए होती है और इशू प्राइस चाहिए होती है, बस। तो ये उसने वैसे ही परेशान करने के लिए आपको ओपनिंग डेट पे भी क्या दे दी, तो आप इसको इग्नोर करें लाइन को, ठीक है जी। ओके, अच्छा नेक्स्ट, 4 मिलियन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। देखो भाई, यहां पे हमने कौन से शेयर्स लेने हैं, ऑर्डिनरी EPS के अंदर हम डिवाइड करते हैं ऑर्डिनरी शेयर्स से, ठीक है। तो प्रेफरेंस शेयर्स ने EPS के फॉर्मूला में तो प्रेफरेंस नंबर ऑफ शेयर्स, प्रेफरेंस नंबर ऑफ शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स जो होंगे वो नहीं आएंगे, ठीक है। ओके, कहां थे हम, हाँ। तो फिर 4 मिलियन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 10 ईच एंटाइटल टू अ, ये क्यूमुलेटिव क्या होता है बता दूंगा इंशाल्लाह, ठीक है ना। हाँ, क्यूमुलेटिव, एंटाइटल टू अ क्यूमुलेटिव डिविडेंड एट 10%। अब ये प्रेफरेंस शेयर्स अगर रिडीमेबल हुए तो इनके इस 10% डिविडेंड को इग्नोर करेंगे, और अगर ये इररिडीमेबल हुए तो
पैट में से माइनस करेंगे, ठीक है। अब बताएं ये रिडीमेबल है कि इरिडीमेबल है? रिडीमेबल भी तो हो सकते हैं, सवाल ने क्लियरली लिखा ही नहीं हुआ रिडीमेबल है कि इरिडीमेबल है। सवाल ने क्लियरली लिखा हुआ है, जरा पहली लाइन दोबारा पढ़ो पॉइंट 2 की, और मेरी आंखों से पढ़ना। शेयर होल्डर्स इक्विटी कंप्राइज्ड ऑफ, इक्विटी में पड़े हैं 10 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स और 4 मिलियन प्रेफरेंस शेयर्स। तो जो इक्विटी में पड़े होते हैं वो रिडीमेबल तो हो ही नहीं सकते। वो क्या कह रहा है? इक्विटी कंप्राइजेज, इक्विटी में पड़े हैं, ठीक है, इक्विटी में पड़े हैं ऑर्डिनरी भी और प्रेफरेंस भी। तो जो इक्विटी में पड़ा होगा प्रेफरेंस शेयर वो रिडीमेबल नहीं होता, वो कौन सा होता है? इररिडीमेबल। अब इस इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का जो डिविडेंड है 10%, ठीक है, ये हमने कैलकुलेट करनी है। फिगर कितनी है? क्योंकि हमने उसको फिर जाके ईपीएस कैलकुलेशन में यहां पे माइनस करना है, ठीक है। तो चलो फिर निकालो, जल्दी करो जल्दी करो। वो बेटा इसलिए लगाई कि मुझे ये इकट्ठे पैड का कुछ नहीं करना जी, अलग अलग ईपीएस निकालनी। कैसे हो सकता है यार? वो होगा तो फिर सवाल के अंदर कोई एडजस्टमेंट देगा, उस हिसाब से बताएगा कि क्यों फर्क है। ऐसे ही अगर डाल के कुछ भी कर लेते हो, कुछ भी। वो मतलब तुम सिनोनिम्स यूज कर लेते हो ना अगर के। हाँ जी, कितना आया जी? अच्छा जो काम है क्या होना करी, प्रेफरेंस डिविडेंड कितना है रिडीमेबल का? दूसरी रो में जगह बना दें, शाबाश, 2 स्टूडेंट्स की जी। ये जी 4 मिलियन शेयर्स हैं भाई। ये सुबह वाली क्लास वाले बच्चे आ रहे हैं ना, इनको हाइब्रिड में भेजो यार। चलो बिठा लो, अब ये आ गया, अब आए मेहमान को तो नहीं मोड़ना चाहिए भाई। आप लोग ना हाइब्रिड में बैठा करो प्लीज, ठीक है, वो ज्यादा बेहतर है, इधर से ज्यादा बेहतर है वो। पता नहीं क्या आप लोग एंड पे बैठ के क्या मिलता है। प्लीज खामोश होंगे, किसी ने बोलने का कहा आपको? फीमेल स्टूडेंट्स भी इसी में शामिल हैं खामोश रहने वालों में। भाई चुप कर जाएं, बाजी चुप कर जाएं। चपेड़ा ना खा लेना। अच्छा जी सुने, क्या कह रहा था मैं, बुला ही दिया आपने। हाँ, ये 4 मिलियन शेयर्स हैं। परसेंटेज ऑफ डिविडेंड इस नंबर ऑफ शेयर्स के ऊपर नहीं लगेगी। आपको याद है हमेशा से परसेंटेज ऑफ डिविडेंड लगती है शेयर कैपिटल इन रुपीज वाली फिगर पे। हाँ, नंबर ऑफ शेयर्स को यूज कर सकते हैं तब अगर डिविडेंड दिया हो पर रुपीज। जैसे स्टेटमेंट ऑफ चेन इक्विटी के टॉपिक में क्वेश्चन बैंक के सवालों में उसने दे दिया था ₹4 पर शेयर डिविडेंड है, ₹5 पर शेयर डिविडेंड है। तो मैंने कहा था यार इसको भी 4 बाय फेस वैल्यू 10 करके, 5 बाय फेस वैल्यू 10 करके परसेंटेज निकाल लो, और परसेंटेज को रुपीज पे मल्टीप्लाई कर, रुपीज पे अप्लाई करते हैं हम, ठीक है ना। तो 4 मिलियन शेयर्स हैं, इस पे 10% नहीं लगा सकते आप, ठीक है। 4 मिलियन शेयर्स हैं और 10 इनकी फेस वैल्यू 10 है। तो इधर देखो, 4 मिलियन शेयर्स इंटू 10 इंटू ₹10 इंटू ₹10 इज इक्वल टू ₹40 मिलियन। अब ये ₹40 मिलियन जो है ये शेयर कैपिटल इन रुपीज आ गया, प्रेफरेंस वाला, इरिडीमेबल प्रेफरेंस वाला, ठीक है जी। इस पे लगाओगे 10% तो आएगा 4 मिलियन। लेकिन ये ₹4 मिलियन है। ये ₹4 मिलियन क्या निकाला है जी हमने? आवाज आना बंद हो गई भाई। ₹4 मिलियन क्या निकाला है जी हमने? ये है प्रेफरेंस डिविडेंड इरिडीमेबल वाला, ओके, सही है जी, सुनाए। हाँ क्या?
तो शेयर कैपिटल का बैलेंस ही तो निकाला है मैंने 40 मिलियन मेरे दोस्त। ये 4 मिलियन शेयर्स हैं, 4 मिलियन शेयर्स को फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो शेयर कैपिटल का बैलेंस आएगा ना इन रुपीज। कौन सा? और भाई ऑर्डिनरी शेयर्स का ये डिविडेंड है ही नहीं। पहली बात, ये प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड है, इसके पॉइंट में लिखा हुआ है। दूसरी बात, अगर उसके ऊपर कोई लिखा भी होता उनका डिविडेंड, तो ऑर्डिनरी डिविडेंड को तो हम वैसे ही इग्नोर करते हैं, उसको तो ईपीएस में नहीं माइनस करना। ये ऑर्डिनरी डिविडेंड वालों, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स की तो रेशियो है ये, तो आप पैड में से वो कैसे माइनस कर सकते हैं? ठीक है जी। हाँ हाँ बिल्कुल, तो ये लेटेस्ट ही है। नहीं नहीं भाई जो कह रहा है उसको तो वो आप ना बताओ, ठीक है, वो मुझे खुद बता देगा। अच्छा जी, मुझे आप ये देखें कि वो कह रहा है यकम जनवरी पर 4 मिलियन शेयर्स पड़े थे, तो शेयर कैपिटल इन रुपीस कितना है? 40 मिलियन। ये यकम जनवरी 16 पे है। उसके बाद पूरे सवाल में कहीं कोई और प्रेफरेंस शेयर इशू ही नहीं हुआ, तो फिर यही लेटेस्ट बैलेंस हुआ ना, इसी पे ही लगा रहे हैं। मैं अपनी बात पे आज भी कायम हूं कि डिविडेंड की परसेंटेज हमेशा शेयर कैपिटल के लेटेस्ट बैलेंस पे लगती है। अब ये प्रेफरेंस वाले हैं या ऑर्डिनरी वाले हैं? प्रेफरेंस वाले हैं। किस दिन पड़े हैं? यकम जनवरी को। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 4 मिलियन। हर की फेस वैल्यू कितनी है? 10। इसीलिए मैंने ये रिवीजन के अंदर डाला है सवाल, क्योंकि ये मसले मसाइल बच्चों को आ रहे थे, ठीक है ना। मैंने कहा शुरू से कर लें जी। तो ये फेस वैल्यू कितनी है? 10। तो रुपीज में कितना है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल? 40 मिलियन। ये यकम जनवरी 16 का ओपनिंग है। अब इसके बाद कोई प्रेफरेंस डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं हुआ, तो यही लेटेस्ट बैलेंस है। तो 10 मिलियन फिर इस 40 पे लगेगा, 4 मिलियन आ जाएगा प्रेफरेंस डिविडेंड। ठीक है, सही है जी। चलूं, अब इजाजत है आगे जाने की, ठीक है। अच्छा जी, ये बेसिकली आपने यहां पे वर्किंग करनी थी, आपने यूं शो कर देना था। पैट कितना है जी? पैट बताएं कॉन्टिन्यूइंग का। 765,000 में अब चूंकि सवाल चल रहा है ना, नहीं वो मिलियन में था, लेकिन ये मैंने अब 1000 में नहीं, अच्छा 1000 में ही कर लो फिर। ये 4 मिलियन 4000 कर लो, ठीक है। बहुत मिलियन बहुत छोटी फिगर हो जाएगी। पिछली क्लास में 765,000 किया ना, अब उन्होंने ऐसे सॉल्व किया होना है, फिर उन्होंने कहना लो जी अब ये मिलियन हो गया, ठीक है। तो 765,000 माइनस 4000, ठीक है जी, माइनस 4000। डिवाइड करेंगे वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर से, वो अभी निकले नहीं, ठीक है। अच्छा, अगली बात, डिसकंटिन्यूड का कितना प्रॉफिट है? 1,55,000। 1,55,000 माइनस, इधर से कुछ नहीं करना, आप बस वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स निकलेंगे और हमारा आंसर निकल आएगा, ठीक है, सही है। तो ये जो 4,000 है ना, ये 4,000 ये कैलकुलेट करने के लिए उसने हमें 0.1 के अंदर बुलेट 2 दिया हुआ था, इनफैक्ट 0.2 के अंदर बुलेट 2, ये ठीक है। तो ये वर्किंग आपने वहीं पर जहां पे आप निकाल रहे होंगे ना ईपीएस, वो छोटा सा स्टार जो मैंने ऊपर लगाया है, वो स्टार आप लगा के उसके नीचे ही आपने ये वर्किंग छोटी सी, यहां पे इतनी तफसीली थोड़ी करनी है, वहां पे तो आपने सिर्फ यूं डायरेक्ट ही लिख लेना था 4 × 10 × 10%, 40 आंसर, ठीक है जी, ओके। 40 नहीं, सॉरी 4 ही आंसर आ गया दोबारा, ठीक है जी। आगे बढ़ें जी। पॉइंट नंबर 1 हो गया, पॉइंट 2 भी अब हो गया। हाँ, बस पॉइंट 2 में से 10 मिलियन शेयर्स हमने वेटेड एवरेज की कैलकुलेशन में लेने हैं। तो चलो शुरू करते हैं ना, हमने वैसे भी तो अब ये वर्किंग करनी है, रह ही यही गया। तो ओपनिंग कितने शेयर्स पड़े हैं जी? 10,000, 1000 में काम चल रहा है अब, 10 मिलियन नहीं 10,000, ठीक है। 1000 में सवाल चल रहा है, पहली क्लास में 1000 में हो गई थी बात इस पे, ठीक है ना, तो अब 1000 ही चलेगा जी। पॉइंट 1 में 10 मिलियन शेयर्स को हमने ले लिया वेटेड एवरेज की कैलकुलेशन में, और 4 मिलियन को और कुछ नहीं करना, जो इसका करना था वो। अच्छा, अगर ये 4 मिलियन वाला प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिडीमेबल होता तो फिर बिल्कुल ही कुछ ना करते, ठीक है ना। वो तो फिर इंशाल्लाह कल डायल्यूटेड के अंदर आएगा, वो डायल्यूटेड की कैलकुलेशन में आएगा, बेसिक के अंदर नहीं आता वो, ठीक है ना। उसको तो बिल्कुल ही कुछ ना कहते, ठीक है। लेकिन चूंकि इरिडीमेबल था तो इससे डिविडेंड निकाला और पैड में से माइनस कर दिया। लेकिन इन शेयर्स की कैलकुलेशन में इसको नहीं लाना, क्योंकि ये ऑर्डिनरी शेयर्स की कैलकुलेशन हो रही है, ये प्रेफरेंस वालों की नहीं हो रही, ठीक है। चल, अच्छा जी, नंबर 3 पॉइंट कहता है ऑन 31 मार्च 16
HDL announced a 40% राइट इशू। ठीक है, 40% का मतलब क्या होता है? अच्छा 40%, बड़ी मेहरबानी। 40% का क्या मतलब होता है? फी 100, फीसद, फी 100, पर 100, यानी हर 100 शेयर रखने वाले को नए 40, हर 10 शेयर रखने वाले को नए 4। बात समझ रहे हो ना? तो परसेंट का मतलब ये होता है। ठीक है, वैसे तो परसेंटेज मल्टीप्लाई करके भी नंबर ऑफ शेयर्स आ जाते हैं, लेकिन मैंने ना क्योंकि पहले 2 सवाल वैसे करवा दिए तो मैं इसको भी वैसे ही बनाऊंगा ताकि आपकी और प्रैक्टिस हो जाए, पक्का हो जाता रहा ये काम। ठीक है ना? अच्छा भाई, राइट शेयर्स आ रहे हैं किस दिन? वो कहता है जी, सुनो जरा इधर, देखो जरा इधर। वो कहता है जी 31 मार्च 16 पे HDL अनाउंस्ड, अच्छा जी, एट ₹25 पर शेयर, ये इशू प्राइस है। ठीक है, द एंटाइटलमेंट डेट ऑफ राइट शेयर्स वाज 31 मई 16। अब बताओ भाई, 31 मार्च 16 नहीं है, 31 मई? 31 मार्च 16 तो गया, 31 मई 16 है रेलेवेंट डेट। ठीक है जी, तो 31 मई 16 पर राइट इशू हुआ है। ठीक है जी। अच्छा अब इधर देखो, ये 25 पर शेयर क्या है? उसकी वो इशू प्राइस बोलना, इशू प्राइस जी, इशू प्राइस। द एंटाइटलमेंट डेट ऑफ राइट शेयर वॉज 31 मई। द मार्केट प्राइस पर शेयर इमीडिएटली बिफोर अनाउंसमेंट डेट, क्या इसको लेंगे? हमने तो अनाउंसमेंट डेट को ही नहीं लिया था, तो इमीडिएटली बिफोर अनाउंसमेंट डेट को इग्नोर करना है, और वॉज 28 को भी, वॉज तो रहने दो, 28 एंड को भी इग्नोर कर देना। ठीक है, यानी ऐसे समझो ये हमारे सवाल में है नहीं। अब हमारा जुमला कैसे बन गया? देखा, बहुत सारा डाटा मैंने कहा था देता है आई कैप, ताकि पता लगे बच्चे को सही वाले डाटा का पता है या नहीं है। ठीक है, तो रट्टे नहीं चलते, रट्टा सिर्फ उतना ही चलता है जितना मैंने चला लिया हुआ है। ठीक है जी, द मार्केट प्राइस पर शेयर इमीडिएटली बिफोर एंटाइटलमेंट डेट वॉज ₹32। ठीक है, तो हमें ये 32 चाहिए था जिसपे हम पुराने शेयर्स को लेंगे, और 25 जिसपे नए शेयर्स को लेंगे, और वहां से फिर हम वो एवरेज सी एक प्राइस निकाल लेंगे, थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस। ठीक है, चलो लो भाई, आ गया भी राइट इशू, आ गया भी राइट इशू, आ गया भी, आ गया तो छा गया, आ गया तो छा गया जी। बोलो 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 बोलो, बिफोर, न्याऊ और आफ्टर। अब वैसे तो 40% है, 40% तो सिंपल, आप किस दिन 31 मई है, बोलो 31 मई को आप सिंपली यहां पे राइट इशू लिखकर, मुझे पता है 10,000 का 40% करना चाह रहे हो, पर मैं कह रहा हूं जरा रिवीजन हो जाए यार, जैसे पहले किया सवालों को वैसे ही दोबारा कर लें। ठीक है, तो मैं उसी तरह से बनाता हूं। हर 100 शेयर्स रखने वाले को 40 नए इशू किए, तो आफ्टर राइट इशू 140 बन गए। बार बार एक तरीके से काम करता है ना बंदा, पक्का हो जाता है। ठीक है, इस दफा मैं नया काम 40% कर लूं, फिर आप सोचते रहो 40 करें। नहीं, ले लो जमाई, ले लो, तुम जमाई ले लो। शुक्र है अगला भाई सेहतमंद था, साथ वाला कोई इधर उधर मुंह करके जमाई ली होती ना तो ये दो जी। अच्छा जी, बिफोर, न्यू और आफ्टर। अब जी मेरे ख्याल में तो अगला काम करने से पहले एक कॉन्सेप्ट पक्का हो जाए ना, अगला काम करने से पहले ही नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लिया करो। ठीक है, वो क्वांटिटी के बेस पे निकलते हैं। तो 10,000 का 40% आप ले सकते थे, लेकिन मैंने जबरदस्ती आपको कहा नहीं 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 नहीं, इसी तरह से करें। ठीक है, तो 10,000 जी, बिफोर राइट इशू 100 थे, हर 100 वाले को तो डिवाइडेड बाय बिफोर, न्यू कितने 40, वही 40% ही लिखा हो मैंने। 40 ओवर 100 का मतलब क्या होता है? 40% ही होता है जी। बोलो 4,000। नहीं भूला यार, फ्रैक्शन लगा लेते हैं जी। बताएं जी, जनवरी से 31 मई तक 5/12 जी। उसके बाद भाई कितने शेयर्स हो गए? 14,000। ठीक है जी, अब अगला काम एंड पे करेंगे जब जरूरत पड़ेगा। क्या ख्याल है? जाने दो आगे, सवाल को जाने दो।
अभी क्या पूरा करना, मैं तो ये बता रहा हूं कि देखो सवाल ये एनालिसिस था ना, एनालिसिस इसी तरह का ही था। बोनस इश्यू कंसोलिडेशन स्प्लिट का सिर्फ इतना सही एनालिसिस था, तो राइट इश्यू का भी सिर्फ इतना सा एनालिसिस हो गया है। सीधे वाला काम अब चल सकता है, जब वापसी करनी है ना तो राइट इश्यू के लिए फिर हमें वो गड़बड़ थोड़ा सा करनी पड़ेगी, तो उस वक्त करेंगे, जरा पक्का हो जाए जी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4। ऑन 2 अगस्त 16 HDL announced 20% bonus issue. The entitlement date of bonus was, हाँ भाई कौन सी डेट रेलेवेंट है? तो 2 अगस्त हो चाहे 32 अगस्त हो, 2 अगस्त हो चाहे 32 अगस्त हो, हमें क्या, हमारे लिए तो रेलेवेंट है 31 अगस्त। ठीक है जी, ऊपर वाली डेट के बारे में कह रहा था, चाहे 36 अगस्त हो। ओके जी, तो 31 अगस्त को क्या हुआ जी? बोनस। तो 31 अगस्त 16 पर लो जा यार, थां ते बनान दे जी। 31 अगस्त 2000 बोनस, सर्फ एक्सेल नहीं, बोनस। इसका मतलब इधर फिर फ्रैक्शन लगा लें, जून जुलाई अगस्त 3/12। अब जी बोनस इशू है तो एनालिसिस की तरफ चले जाते हैं। वर्किंग नंबर 3 हमारी बनेगी, हमारी फेवरेट कल से जो बनी हुई थी जी। हाँ जी, सोखी ही है, सारी अकाउंटिंग ही सोखी है भाई जी। एनालिसिस करना है तो अब बोनस आ गया, बिफोर, न्यू और आफ्टर जी। उसके साथ नहीं बनाना, यही तो समझाया था आपको, अलग रखना है, ठीक है, क्योंकि यहां सिर्फ हमें क्वांटिटीज चाहिए, वहां पे भी हम प्राइसेस लिखेंगे, ठीक है ना, और प्राइसेस का फ्रैक्शन लगाना है हमने, ठीक है ना, अलग अलग रखो, ऐसी बाद में कंफ्यूज होते रहो। ओके जी, बिफोर, एंड वालों को नजर ही नहीं आता, फिर न्यू और आफ्टर जी। फरमा दें 20%, 20% हर 100 शेयर्स रखने वाले को 20 शेयर्स मुफ्त में बांट दिए। तो आप 20% लगा के भी निकाल सकते थे, लेकिन बार वैसे ही करेंगे जी। हर 100 शेयर्स रखने वाले को 20 नए शेयर्स दिए, तो फिर 120 शेयर्स हो गए उसके पास, ठीक है। लो भाई 14,000 शेयर्स पड़े हैं जी, और हर 100 शेयर्स रखने वाले को 20 मुफ्त में बांटे, ठीक है जी। तो बिफोर बोनस 100 थे, न्यू इशू किए 20, आंसर बताएं 2800, ठीक है जी। टोटल कितना हो गया? 16,800। कुछ और भी है जी, थोड़ी सी जगह बना लेते जी। उसके बाद क्या हुआ भाई? ऑन 30 सितंबर बीओडी अनाउंस्ड 20% इंटरिम कैश डिविडेंड फॉर 16। हाँ जी, ये वो डिविडेंड है जो जो ऑर्डिनरी वालों का है, मैंगो वालों का है, ठीक है, लेकिन इसको तो हमने ईपीएससी कैलकुलेशन में नहीं लेना होता, इग्नोर करेंगे। क्यों क्यों? ये उन्हीं का तो डिविडेंड है, वो उसी प्रॉफिट में से निकलना है जिस प्रॉफिट को वो लेकर चेक कर रहे हैं कि हमारे शेयर, हर शेयर ने कितनी अर्निंग्स कमाई है, तो इसको कभी भी माइनस नहीं करना। तो फिर ये पॉइंट भी आपके लिए माशाल्लाह माशाल्लाह, इसको आपने क्या करना था? इग्नोर करना था। ये शेयर कैपिटल पे लगेगा, और शेयर कैपिटल में राइट इशू भी बढ़ चुका है, अब बोनस इशू भी बढ़ चुका है, तो 16,800 शेयर हुए पड़े होंगे, इंटू 10 करोगे, इंटू नहीं करना ना फिलहाल, तो निकलना तो ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल के लेटेस्ट बैलेंस पे है, जिसमें राइट इशू के शेयर्स भी बढ़ चुके हैं, अब बोनस वाले शेयर्स भी बढ़ चुके हैं। अब अगर उसके बाद ये अनाउंस कर रहे हैं तो सारे शेयर्स उसके अंदर शामिल हैं, सब पे मिलेगा, पर वो हमारी इस कैलकुलेशन का इस वक्त मकसद नहीं है जी। अलहदा अलहदा हमेशा, क्या नजर नहीं आ रहा? अलहदा अलहदा होते ही अलहदा अलहदा है, होते ही अलहदा अलहदा है। हाँ, किस में से?
पैट में से तो वो होके आना था, होर की रह जाता है फिर पीछे। चल सोची घर जाके। अच्छा जी सुने, लास्ट पॉइंट है, प्लीज बेटा बातें नहीं करें। लास्ट पॉइंट है, एग्जाम लेवल का सवाल है ये, देख लो एग्जाम का ही सवाल है, बल्कि इसमें कंसोलिडेशन नहीं थी वो भी मैंने डाल दी, ठीक है। प्लीज हाइब्रिड वाले भी चुप। ऑन 30 नवंबर 16 एचडीएल कैरिड आउट आ 2-for-3 कंसोलिडेशन। ये अब अजीब सी बात लिख दी उसने, 2-for-3 का क्या मतलब होता है? अपने वो पसंद वाला, जैसे आज तक लिखते हैं वाला जुमला लिखे तो 2-for-3, 2-for-3, इसका मतलब यह है कि एवरी थ्री शेयर्स बिकेम, ये अपने पुराने वाला अगर आपने लिखना हो तो एवरी 3 शेयर्स बिकेम 2-for-3, ठीक है। लो जी कंसोलिडेशन आ गई जी, ठीक है, शेयर कंसोलिडेशन आ गई, तो यहां पे एक कॉलमन और ऐड करें, कंसोलिडेशन जी 2-for-3। अपनी अंग्रेजी में क्या मतलब पता लगा? एवरी 3 शेयर्स बिकेम 2, ऐसे भी तो लिख सकता है ना पर्चे में, ठीक है। तो एवरी 3 शेयर्स बिकेम 2, एवरी 3 शेयर्स बिकेम, बिफोर थे 3 हो गए 2, 1 हो गया लॉस्ट नहीं लोस्ट, आप कहते हैं ना लोस्ट जी। चले जी, किस दिन 30 नवंबर 2016, तो 30 नवंबर 16 शेयर कंसोलिडेशन हुई 16,800, तो बिफोर कंसोलिडेशन नहीं बिफोर कंसोलिडेशन 3 है, तो डिवाइड करोगे 3 से, और कितना कम करना है? 1। बोलेंगे आंसर बोलना पसंद करेंगे जी? 5600 जी। बकाया 11,200, इस पे फ्रैक्शन लगा दो नवंबर और दिसंबर 2/12। ओ सॉरी 30 नवंबर है, 1/12, ये भी रह गया। बड़ी मेहरबानी यार, आप ना होते तो मेरा क्या बनता। ओके किधर, पहले मैं चवल मार बैठा 16,800 में, सितंबर अक्टूबर नवंबर, चलें जी सवाल तो खत्म हो गया है। अब बस ये हमारे दोस्त हैं, ठीक है जी, जिनमें सबसे पहला दोस्त है 11,200, फेवरेट दोस्त है हमारा। क्योंकि ये आफ्टर बोनस आफ्टर कंसोलिडेशन है, आफ्टर बोनस आफ्टर कंसोलिडेशन है, इसको हमने कुछ भी नहीं कहना, ठीक है जी। फिर 16,800 है, ये आफ्टर बोनस आफ्टर राइट है, लेकिन कंसोलिडेशन से पहले है। हम चाहते हैं कि ये इसके ऊपर भी कंसोलिडेशन का असर पड़ जाए, तो ये बिफोर कंसोलिडेशन है, हम इसको आफ्टर पे लाना चाहते हैं। 3 पे पड़ा है, 2 पे लाना चाहते हैं, तो जिस पे पड़ा है उससे डिवाइड करो, जिस पे लाना है उससे मल्टीप्लाई कर दो। 2/3, 2/3। नहीं ये रट्टा नहीं लगाना, ये तो सोच के किया हमने, रट्टा जहां लगाना है एक लगा लिया ना बस यार। कितने को रट्टे लाओगे? दो रट्टे लगाओगे तो मिक्स हो जाएंगे, रट्टा एक ही लगाना है, ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद जनाब मोहतरम 14,000 हैं, ठीक है जी। ये 14,000 बिफोर बोनस बिफोर कंसोलिडेशन है, राइट के तो बाद है, ठीक है। तो कंसोलिडेशन का असर तो इन पे पड़ चुका है, अब बोनस का असर डालना है। ये बिफोर बोनस हैं, आफ्टर बोनस इनको लाना है। 100 पे पड़े हैं, 120 पे लाना है। 100 पे पड़े हैं तो 100 से डिवाइड कर दें, 120 पे लाना है तो उससे मल्टीप्लाई कर दें। लेकिन इतने खुले डुल्ले अब नहीं काम चलेंगे। ये 2/3 जरा समाटू करें जी, 2/3, 2/3 जी, 120/100 है,
ठीक है जी। चल, और हमारे दोस्त मोहतरम 10,000 जो हैं ये तो सब कुछ से ही पहले, ठीक है, ये बिफोर राइट, बिफोर बोनस, बिफोर कंसोलिडेशन है। कंसोलिडेशन का असर इन पे पहुंच चुका है, बोनस का भी असर इन पे पहुंच चुका है, लाल और सब्ज देख लो। अब रह गया राइट। अब राइट के अंदर तो ओए लिखे ही नहीं रेट रूट। चलो जी अब अगला काम शुरू कर देते हैं फिर। हाँ जी, इमीडिएटली बिफोर राइट इशू 32 रुपए थे, तो ये 300, ये 3200 बन गया। न्यू हमने 25 पे इशू किया था, ये सब कुछ पढ़ के आए थे पहले, ठीक है जी। देखो जब जरूरत पड़ी तब इधर आए, काम शुरू कर दिया। 25 जी कितना बना, 1000। अब ये टोटल 140 शेयर्स हैं और ये 4200 बन गया। अब 4200 को डिवाइड करो 140 से तो 30 आ गया। अब इधर देखना जरा, ये है बिफोर और ये है आफ्टर। कम राइट एक्स राइट, हमने ऐसे नहीं बोलना, बिफोर और आफ्टर। ये भी नहीं देखना बिफोर और आफ्टर है, बल्कि रट्टा क्या लगा हुआ है, जरा 32 इतने उत्ते इधर भी उत्ते 30 थले इधर भी थले, ठीक है जी। तो इंटू 32 डिवाइडेड बाय 30 जी, बोले 3556 29। अच्छा 2800 है जी, फैसला कर लो कोई। अच्छा अगला भी 2800 है, 933 जी, सुनाए। अच्छा जी लिख लेते हैं। हाँ जी अगर ये जो राइट इशू है, फिर मतलब कि फॉर एग्जांपल बाद में होता तो फिर जिसपे असर नहीं था उस पे भी इसको करते जी, जाहिर है पहले ऐसे ही किया पिछले सवाल में। मिसाल के तौर पे अगर राइट इशू यहां पे होता, ये राइट इशू होता यहां, तो इधर भी असर आता, इधर भी आता, इधर भी आता, सब पे ही आना था भाई। वही तरतीब वही है। नहीं नहीं, अच्छा सवाल था। खैर यार, करने दिया करो सवाल बच्चों को, मेरे जैसे नहीं होते सारे बच्चे। अभी 1 मिनट ये पूरा कर लें, ठीक है जी बच्चों। 10089 और 10089 जी, रुपीज 75.43 और 15 यूजर। अगले साल इस 15.5 की उम्मीद मत रखना, ये हमने डिसकंटिन्यू कर दिया ऑपरेशंस को, ठीक है जी। आप कह रहे होगे इतनी ज्यादा कैसे हो सकती है आईपीएस, है ना, कह रहे होगे ना। ऐसे ही मेरे दिल में आती है कि आपको मैं दिखा ही दूं नेस्ले की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में उनकी ईपीएस। यार वो एफआईआर 2 में चल रही है ना, इन्हीं के ऊपर से पढ़ा रहे हैं जी। क्या कह रहे हो आप, ये हकीकी हकीकी है, आप हकीकी कर रहे हो आप। इधर देखो जी, ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस होता है और इसके अंदर ये देखो अर्निंग्स पर शेयर गिवन है। अभी फिलहाल सिर्फ बेसिक को देखो आप, अर्निंग्स पर शेयर बेसिक, बस डाइल्यूटेड इनकी है, ये इनका कोई डाइल्यूटिव इंस्ट्रूमेंट है ही नहीं, ठीक है ना। अब ये 162 और 256 आप इजी ले रहे हैं, आप 75 के ऊपर रोना रो रहे हैं, ठीक है। नेस्ले की अर्निंग, एक शेयर नेस्ले का पिछले साल उसने 256 अर्निंग्स कमाई थी पर शेयर, ठीक है। इस साल तो उल्टा कम हो गई है, ठीक है जी। ये आपको दिखा रहा हूं मैं, प्रॉफिट एंड लॉस की बॉटम के ऊपर आखिरी लाइन होती है अर्निंग्स पर शेयर। अर्निंग्स पर शेयर जो आपने कैलकुलेट किया ना, फार्मूला शार्मूला,
वो नहीं लिखना आपने। हाँ, इसके डिस्क्लोजर की कुछ रिक्वायरमेंट हैं, वो पढ़ा दूंगा, तो एक छोटा सा नोट बन जाता है जिसके अंदर हम लिख देते हैं जाके कितने नंबर ऑफ शेयर्स एवरेज थे जो हमने निकाले, वो हम लिख के वो हम डिस्क्लोजर दिखा देंगे, वो भी यहीं से आके देख लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, ये मैंने कहा वैसे ही दिखा दूं, आपके दिल में ये ना आए। जी यार वो मुझे दिखा देना ना जी। ये भाई आपका सवाल है, ये वाला HDL, ये एग्जाम लेवल का सवाल है जी। वो असल में देखो जरा अपनी बुक्स में से पास पेपर का सवाल। बच्चे तस्वीरें बनाने, मैं नहीं ना छेड़ सकता इसको। यार पानी तो पिला दे उस्ताद। इधर हैं ये 3-4 क्वेश्चन तेरे पास है ना, उस पे खुद लिखना था ना, सफा इसलिए दिया है। माइक कोई ऑन करने की कोशिश कर रहा है, ये पता लग गया है। 1 मिनट जी। नहीं नहीं, छुट्टी कहाँ अभी, छुट्टी भूल जाओ। संडे में मैं सोच रहा हूँ सैटरडे की शाम को आपको बुला लूं। यार इसमें से चार्जर निकाल दो। अच्छा ये चुप करें, ओ भाई चुप करो। उधर तो शिकायत पहुंच जानी है 1 मिनट में भट्टी साहब के पास। सर ने मार कर ही मार दिया है बेटा, केड़ा मिजाइल है। चुप कर जाएं। ओके, अब वो बात करते हैं, वो जो लॉजिक उधार थी थोड़ी सी उस पर, फिर उसके बाद कैश फ्लो के इंशाल्लाह MCQs करेंगे, फिर 4:30 बजे छुट्टी का सोचेंगे। जी बेटा जी, हाँ जी वो भी करवा दूंगा भाई, वो भी करवा जी। MCQs भी करेंगे। नहीं आ रही तस्वीर, क्या ऐसे ही बस, जैसा आप माइक ना लगा के करते हैं, आदत हो जाती है अब तो। अच्छा जी, ये क्वेश्चन था हमारा, ये ओरिजिनल वाला है चेंज्ड वाला है? ये ओरिजिनल वाला है। चलो इसमें अब इस लॉजिक को समझाने की कोशिश करता हूं, जो मैंने कहा कि ये जो ऊपर नजर आ रहा है इसको ऊपर वाले को ऊपर लिख लो, नीचे वाले को नीचे लिख लो। ठीक है, लॉजिक समझाने की कोशिश करता हूं, आ गई समझ तो वाह वाह, ना समझ आई तो सवाल देखा आपने, पास पेपर का भी हो गया। ठीक है ना, हो गया ना बगैर लॉजिक के। ठीक है, अच्छा होमवर्क वाले भी सारे सवाल हो जाएंगे बिना लॉजिक जाने। ठीक है, चुप कर जाओ तुम। अच्छा जी, ओरिजिनल वाला सवाल है, ये तो ओरिजिनल है, तो पहले इसी पे प्रूफ कर लेते हैं, चेंज्ड वाले पे। चेंज वाला फिर उधर पड़ा है, चलो दोबारा लिख लेंगे। जी कितने शेयर्स, प्लीज बेटा बातें बंद कर दें, कितने शेयर्स इशू किए हैं
आपने कितने शेयर्स इशू किए हैं? 6,000। ठीक है, चलें, 6,000 शेयर्स आपने इशू किए हैं और हर एक शेयर के बदले में आपने कितने पैसे लिए हैं? 4 रुपये बेटा, 4 रुपये। ये देखें, आपने हर शेयर 10 वाला 4 में इशू किया है। ओरिजिनल सवाल सबसे पहला, ठीक है। लें जी, 6,000 इंटू 4 कितना बनता है? आपने 24,000 रुपये रिसीव किए। हालांकि बेटा बातें प्लीज़ मत करें, अगर आप मार्केट प्राइस पे शेयर्स को इशू करते, अब मैंने निकालना शुरू कर देना क्लास में से ये जो बोल रहे हैं इस मेरे सामने वाली रो में, एंड पे वाइट शर्ट वाले भी और ये जो सामने बैठे हुए हैं जी, अगर हम मार्केट प्राइस पे शेयर्स को इशू करते तो हमें कितना रिसीव होता? यार ये वाइट शर्ट ब्लैक शर्ट को कहो प्लीज़ चुप कर जाए, प्लीज़ चुप कर, जैसे को पीछे छुप के मत बोले, दूसरे भाई के सर के पीछे छुप के मत बोले। अच्छा जी, 24,000 रुपये हमने रिसीव किए, ठीक है। रिसीव करने कितने चाहिए थे हमें? शुड भी होने चाहिए थे इतने, क्या ख्याल है? और एक्चुअली हमने रिसीव किए कितने? तो हमने कितने रुपए कम? 36,000 रुपये कम रिसीव किए। इसका मतलब ये हुआ कि हमने 36,000 रुपये के समझो शेयर्स फ्री बांट दिए। कह सकते हैं कि हमने 36,000 रुपये के शेयर्स मुफ्त बांट दिए। ठीक है जी। अच्छा जी, अब ज़रा देखो इधर, बिफोर, न्यू और आफ्टर की वर्किंग में करता हूं। बिफोर कितने थे जी? 10,000 शेयर्स ओपनिंग में पड़े हैं, ठीक है। अच्छा, आपने खैर से 36,000 रुपये के नए शेयर्स बांटे हैं मुफ्त में, ऐसे ही है। थोड़ा और नीचे लें इसको। आपने 36,000 रुपये के शेयर्स मुफ्त बांटे हैं, तो शेयर्स कितने मुफ्त बांटे हैं फिर? 36,000 डिवाइडेड बाय 10 यानी 3600 शेयर्स, ठीक है। अब टोटल कितने इशू किए हैं शेयर्स आपने? 6,000, जिनमें से मुफ्त में कितने बांट दिए? 3600। तो फिर पैसों के कितने दिए? ये हम यूं अज्यूम कर रहे होते हैं ना कि 10 रुपये, यूं अगर ये देखो 6,000 शेयर्स 4 रुपए के दिए, इसको यूं भी तो कहा जा सकता है कि आपने 2400 शेयर्स जो हैं वो पूरे 10 रुपए के दिए हैं और 3600 शेयर्स मुफ्त बांट दिए। तो बोनस एलिमेंट निकला कि ना निकला? ठीक है ना, बात समझ आई है। टोटल 6,000 शेयर्स इशू किए हैं आपने, तो टोटल 6,000 शेयर्स इशू किए हैं। पैसे कितने आने चाहिए थे? 60, लेकिन आपने चूंकि वो 10 रुपए वाली चीज 4 में बेची तो आपको कितने आए? 24,000। तो कितने पैसे आपको कम आए हैं? यानी आपने 36,000 के समझो शेयर्स मुफ्त में बांट दिए, यानी 3600 शेयर्स मुफ्त में बांट दिए। 6,000 शेयर्स आपने बांटे, 2400 पैसों के दे दिए पूरे 10 रुपए और 3600 मुफ्त दे दिए। ये ऐसे भी तो कह सकते हैं, क्योंकि आप यही आपको 24,000 रुपए आया है ना, आप इसको यूं भी तो लिख सकते हो। 2400 शेयर्स 10 रुपए के बांटे और 3600 शेयर्स सिफर में बांटे, तो कितना आ गया? तो यही वाली बात ही तो कर रहे हैं, बोनस का एलिमेंट क्यों नहीं है इसके अंदर? ठीक है, ये बात समझे हो? चलो अच्छा जी, तो बिफोर 10,000 थे, अब आपने पैसों के कितने बांटे हैं? इधर लिख लो, ठीक हो गया। न्यू, मैं सिर्फ बोनस एलिमेंट अलग कर लिया, ठीक है ना। क्या कर लिया? बोनस एलिमेंट। ये मैंने ऐसे बना लिया जैसे बोनस शेयर्स होते हैं, ठीक है ना। तो 12,400 और न्यू कितने बांटे? 3600 और आफ्टर कितने हो गए? 16,000, ठीक है जी। अब हमारा पुराना उसूल क्या था कि बिफोर पे पड़ा है, आफ्टर पे ले आओ, ऐसा ही है। यानी 12,400 से डिवाइड करो, 16 से मल्टीप्लाई करो, ऐसे ही करते थे। अच्छा, आप जरा 16,000 को डिवाइड करो 12,400 से,
क्या आंसर आता है बताओ जरा? 1.29। ठीक हो गया। अब जो फ्रैक्शन हमने लगाया है, ये मैं प्रूफ कर रहा हूं, समझ कोई नहीं आना, मुझे पता है। फ्रैक्शन हमने क्या लगाया, जरा इधर देखो। नहीं 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 नहीं, अभी कहां समझ आई है? अभी तो आप कहोगे यार माजरत के साथ हमने नहीं समझना। खैर 10/7.75 क्या लिखा हुआ है जी? 10/7.75 करो जरा इसको। सेम नहीं आया? बोलो। यानी हमने क्या किया, हमने जुगाड़ नहीं लगाया, हमने प्राइस को लिया हुआ है ना असल में, ठीक है। तो काम वही किया, 1.29 पे हम पहुंचे हैं, ठीक है, 1.29 पे पहुंचे हैं हमने उसको काम वही किया है, ठीक है। अगर आप करना चाहें तो, लेकिन इतना लेंथी काम कौन करे कि नंबर ऑफ शेयर इस तरह से निकाल रहे हो। अच्छा एक और प्रूफ कर लेते हैं, एक और ये वाला, खैर है जरा तसल्ली कर लो। ये चेंज क्वेश्चन, ये देखो 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 देखो, जरा ऐसे ही, जरा ऐसे ही। ये चेंज क्वेश्चन में क्या था भाई? प्लीज प्लीज, कितने शेयर इश्यू किए हमने नए? 2500। बस ये देख लो, 2500 शेयर इश्यू किए, 40 रुपए के, मार्केट प्राइस कितनी थी? 50। बस इतना सा ध्यान में रखो, ठीक है। ये देखो जी, 2500 शेयर्स इश्यू करने चाहिए थे 50 के, तो आते 1,25,000, लेकिन हमने ये इश्यू किए 40 के, तो आए 1 लाख। तो मतलब 25,000 के शेयर्स हमने फ्री में दे दिए। तो 25,000 बटा 50 करके मतलब कितने शेयर्स फ्री बांटे? 500। अब ये हमारे बोनस शेयर्स हैं, ये क्या है? बोनस एलिमेंट। अब बिफोर 10,000 थे, 2,000, ये क्या 2,000 क्या? 2500 शेयर्स अगर टोटल बांटे हैं, 500 मुफ्त में बांटे हैं, तो मतलब 2,000 पैसों के बांटे हैं। तो मैंने बिफोर के अंदर क्या ले लिए? पैसों वाले सारे शेयर, 10,000 भी और 2,000 भी, टोटल कितने हो गए? 12। तो बिफोर बोनस, अब मैंने राइट इशू में से ना निकाला है बोनस। इतना मुश्किल काम है, देखो ऐसे मुसीबत में पड़ रहे हैं। बहरहाल राइट इशू में से क्या निकाला है मैंने? बोनस का एलिमेंट, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूं, 12,000 शेयर्स थे बोनस इशू से पहले, कितने बोनस इशू किए इस राइट इशू के अंदर? 500। आफ्टर बोनस कितने हो गए? 12,500। चेक करो, 12,500 बटा 12,000 आफ्टर पे पड़े हैं बिफोर। 12,500 बटा 12,000 कितना बना? 1.04। और ये जो आपने थोड़ी देर पहले खुद सवाल करते हुए 50 बटा 48 किया था, ये 50 बटा 48, ये करके देखो आंसर क्या आता है। ठीक है, चक्कर आ रहे हैं ना, ठीक है। तो आप भाई इसका देखें भाई, प्रूफ तो आपको मैंने कर दिया है, लेकिन प्रूफ करने का फायदा कोई खास खातिर खा नहीं हुआ। देखो इसका कोई एप्लीकेशन तो हुई नहीं। नंबर ऑफ शेयर्स निकालने बड़े, मैं आपको कहा था कि सारे का सारा बोनस नहीं है ना, राइट इश्यू के अंदर एक एलिमेंट छुपा हुआ है बोनस का, वो एलिमेंट हमने निकाला और फिर नंबर ऑफ शेयर्स की तरह से उसकी कैलकुलेशन बना ली। लेकिन ये 5 मिनट लगा के हम इस काम तक पहुंचे, जो मैंने अभी करवाया है तो आपने कर लिया है। हो सकता है मैं भी 2 दफा करके आया हूं क्लास में आने से पहले, सुबह वाली में तो कहा ही नहीं था कि उनका तक करवा दूंगा, लेकिन आप क्लास से पहले हो सकता है मैं 2 दफा करके आया हूं और फिर ये सही हो गया हो। तो पर्चे में कहां सही हो सकता है फिर तेजी में? तो कोई जरूरत है इस मुसीबत में पढ़ने की? जब आप कभी पढ़ा रहे होगे मेरी तरह से, तो ये नोट्स ओपन करना, वहां पे देख लेना कि कैसे ये हुआ पड़ा है, ठीक है ना। ये लॉजिक बच्चों को समझाने के लिए, पर पर्चे के लिए तो मैंने भी ऐसा नहीं किया था अपने पढ़ाई के जमाने में ना। आपको कहूंगा कि ऐसा करें, बल्कि पढ़ाई के जमाने में तो क्या करेंगे, जेड़ा हैगा होते इधर भी हैगा होते, इधर हैगा थले इधर भी हैगा थले, ठीक है। राइट इशू हो गया, ठीक है। ओके सुने, अब इससे ईपीएस मेरे वालों खत्म है। अब कैश फ्लो के एमसीक्यूज ओपन कर लें जी। बोले, मैं कुछ नहीं कहना चाह रहा, मैंने कुछ नहीं कहना, बस मैंने जो कहना था वो कह लिया। ये लो दोनों सामने आमने हैं, आपकी क्लास में पहले मैंने ही किया था, आमने सामने। चक्कर है, इसको देखते ही कहता है मुझे चक्कर आ रहे हैं। ये समझ आएगा। दूसरा ज्यादा अच्छा नोट किया आपकी क्लास वाला।
जब स्टूडेंट को समझाना होगा ना तब समझ के आओगे क्लास में। तब तक तुम लोग बहुत अच्छे। अगर हमने वैसे अगर वर्किंग टू करते हैं, अगर वर्किंग ये करेंगे तो वर्किंग बढ़ेगा ही वजह से। हेलो किधर ओ भाई साहब, तुम्हें भी चक्कर आ गए हैं? चलें जी, ओपन करें एमसीक्यूज। हाँ 15 मिनट बाद छुट्टी होगी, 10 मिनट बाद। बारिश हो रही है। हाँ लिखा आ रहा लाइट रेल। बड़ी नजर रखी है तुम लोगों ने। चलें जी, प्लीज खामोश हो जाएं। कौन कौन से एमसीक्यूज कहे थे लाजमी करके आने हैं? जो मैंने पढ़ाने का सोचा है ना, वो पढ़ाए बगैर छुट्टी नहीं देनी। अगर आप बोलोगे ना तो वो टाइम लंबा होता जा रहा है आप लोगों का। मेरा कोई मसला नहीं, साड़ा केड़ा घर बार है बेशर्म। तुम यार एक पानी का गिलास पढ़ो। अच्छा जी, नंबर 19 20 बल्कि 20 पानी नहीं सही। पानी मंगवा दें यार साकिब, ये सही नहीं है। बैक्टीरिया, आगे भी बैक्टीरिया सारा बने। Following amounts have been calculated for inclusion in statement of cash flows of House Limited. How much cash can be generated from operations? अगर आपको याद हो ना तो कल थोड़ी सी बात की थी कि लेस इंटरेस्ट पेड, लेस टैक्स पेड, लेस डिविडेंड पेड, ये तीन चीज़ों से पहले वाला जो कैश होता है उसे कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस कहते हैं। फिर वो तीन चीज़ें भी माइनस हो जाएं तो ये नेट कैश इनफ्लो या आउटफ्लो बन जाता है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का। ठीक है, जज़ाकल्लाह यार, ये सही है। ओके अच्छा जी, अब गिवन क्या है? नेट कैश इनफ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, नेट कैश आउटफ्लोज फ्रॉम। कितने बच्चों ने अटेम्प्ट किया था ये एमसीक्यू? हुआ? कैसे किया? आपका कैश फ्लो का फॉर्मेट जो है, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, पीबीटी, फिर एडजस्टमेंट्स, फिर एडजस्टमेंट्स, फिर लेस इंटरेस्ट पेड, टैक्स पेड, डिविडेंड पेड, उसके बाद इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, उसके बाद फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, उसके बाद नेट कैश फ्लोज प्लस ओपनिंग क्लोजिंग। ये है आपका फॉर्मेट, अगर मोटा मोटा फॉर्मेट देखा जाए तो। अब सवाल के अंदर क्या कुछ गिवन है देखते हैं। वो कहता है जी सबसे पहले नेट कैश इनफ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर नेट में कैश, ये जो सी आता था, इनफ्लो है कितना?
145 पॉजिटिव के साथ आ गया, ठीक है जी। नेक्स्ट, नेट कैश आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, तो ये जो बी आया करता था ये -160 है। अप्रोच समझें, ठीक है ना, टॉपिक आना चाहिए एमसीक्यूज में, फिर क्या मसला होता है, ठीक है जी। उसके बाद इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इंक्रीज यानी के ओपनिंग में 0 था, क्लोजिंग में 24 हो गया, यही सिखाया था आपको। इंक्रीज ओपनिंग 0, क्लोजिंग कितना है फिर 24, ठीक है। ये क्या हुआ, अच्छा ऊपर से सेलेक्ट हो गया, यही बनता है ना, ओके। नेक्स्ट, इनकम टैक्स पेड और इंटरेस्ट पेड 65 और 12, इंटरेस्ट पेड, टैक्स पेड, टैक्स पेड 65, इंटरेस्ट पेड 12, ठीक है जी। इससे ऊपर आपको बताया था कि ये तो यहां पे तो आएगा ना टोटल ए, ठीक है ना, और सही है, ये ए प्लस बी प्लस सी यहां पे आता है। लेकिन इससे ऊपर जो एक स्टॉप होता था, स्टॉप जिसका नाम कभी नहीं लिया था, उसका नाम आपको कल मैंने बता के भेजा था, ठीक है, और वो है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, ठीक है जी। तो ये रिक्वायरमेंट थी हमारी इस सवाल की, ठीक है। अब 24 से वापसी का सफर शुरू करते हैं, ठीक है जी। 24 से हम वापस चले, ठीक है जी, एक स्टेप पीछे आए, 24 में 0 ऐड या लेस जो भी करो 24 ही आता है, ठीक है। अब हमने रिवर्स ऑर्डर में जो चलना है, तो जो चीजें पॉजिटिव हैं यानी ऐड होते होते यहां तक पहुंची है, रिवर्स जाते हैं उनको क्या करते जाना है माइनस, और जो माइनस वाली हैं उनको ऐड। अब आप 24 को लिखेंगे कैलकुलेटर पे, ठीक है जी, और 24 में आपने -145 प्लस 160 करना है। आंसर बताएं जरा वैसे। अच्छा, यहां रुकने की कोई जरूरत मेरे ख्याल में नहीं थी, आंसर निकालना है ना हमने कौन सा वर्किंग शो करनी है, फॉर्मेट शो करना है, ठीक है। तो जान दो बेशक, वैसे रुकना है तो रुक भी सकते हो, लेकिन वापस जाने दो। +65 + 12 116, ये बैलेंसिंग फिगर, ये आपकी रिक्वायरमेंट का आंसर था इसका 116, ठीक है जी। यानी कि सोल्यूशन तो सिर्फ इतना सही हुआ फिर, ओके। ठहर जाओ, पिक्चर खींच लो 1 मिनट। एस बेचारा ऊपर ही रह गया जी। क्लियर है जी। कितने बच्चे ऐसे जिन्होंने ये सारे एमसीक्यूज अटेम्प्ट कर लिए हैं? चलें, आप कुछ बेहतरी हो गई। किस किस में मसला है आप भी शेयर करें। $15 बहुत आ रही है आवाज, अच्छा चलें इसको तो नोट कर लें, इसके बाद ना तरतीब से चलता हूं मैं, सुन लें। अब ये क्लियर है, ये निकाल लोगे। ये 19 कितने बच्चों ने किया? 19 हो गया था, ये इजी था। अच्छा जी, 1 से 4 तक किसी में मसला है तो बताएं। A company has incurred a loss of 40,000 during the year 18. However, the balance in bank account at the end of year is more than balance at the start of year. वो कहता है जी वैसे तो इनको लॉस आया है, ठीक है, लेकिन जब हम बैंक अकाउंट का बैलेंस देखते हैं तो वो ज़्यादा है पिछले साल की निस्बत। अब लॉस आ रहा है एक, और दूसरा बैंक में पैसे बढ़ रहे हैं, तो क्या चक्कर हुआ होगा? पढ़ के देखते हैं जी वो क्या कह रहे हैं। कहता है जी, कंपनी हैज़ अलाउड अ लॉन्गर क्रेडिट पीरियड टू क्रेडिट कस्टमर्स।
ये एक वजह हो सकती है। ये एक वजह कैसे हो सकती है? पिछले साल सेल्स की थी उधार पे, पिछले साल उनको ज़्यादा टाइम दे दिया था, पिछले साल कैश रिसीव नहीं हुआ था। इस साल इससे बेहतर कोई अगर ऑप्शन ना आई तो फिर ये ले लेंगे हम, ठीक है ना, तो थोड़ी सी assumption लेनी पड़ेगी। बहरहाल इस साल फिर वो सेल्स नहीं हुई होंगी लेकिन कैश रिसीव हो गया होगा, तो हो सकता है ये भी एक रीज़न हो। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। कंपनी हैज़ परचेज्ड मोर स्टॉक, कंपनी ने परचेजेज ज़्यादा कर ली हैं। परचेजेज ज़्यादा करने से तो उल्टा कैश जो है वो कम हो जाता है, कैश बढ़ कैसे जाता? नेक्स्ट, कंपनी हैज मेड अ राइट इशू। ये ज्यादा लग रहा है, ठीक है ना, क्योंकि पिछले वाले के अंदर तो अजम्पशन लेनी पड़ रही है कि पिछले साल सेल्स हुई होंगी, उनको उधार पे किया होगा, क्रेडिट पीरियड ज़्यादा होगा, पिछले साल वो चीज़ें बिक गई थी, पैसे नहीं आए होंगे, तो इस साल वो रिसीव हुए लेकिन सेल नहीं हुई। लंबी लंबी अजम्पशन है ये, सीधी बात। क्या? राइट इशू ड्यूरिंग द ईयर, राइट इशू किया तो मतलब कैश आ गया। अब अभी कैश आया है, जरूरी तो नहीं है कि एकदम से बिजनेस ने प्रॉफिट्स भी कमाने शुरू कर दिए हों, ठीक है, तो ये मुझे ज़्यादा रेलिवेंट लग रहा है। नेक्स्ट पढ़ लें। कंपनी हैज़ परचेज, फिक्स एसेट परचेज करने से कैश बढ़ता है, उल्टा कम होता है, तो फिर मुझे तो सही ऑप्शन सी ही लग रही थी। किसका था ये क्वेश्चन? सही है, शक किस में था? ठीक है। और जी 3 और 4 में हैं? अब ऐसे नहीं करना कि जानबूझ के सरी जाओ। हाँ नहीं, 3 में मसला है। अच्छा बोल रहे हैं। अ कंपनी हैज़ प्रोवाइडेड फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, शेयर कैपिटल गिवन है, शेयर प्रीमियम दोनों साल का। भाई यार एक बात छोटी सी की थी आपके साथ, अब सिर्फ चेन इक्विटी के अंदर जाके दोबारा कर दूंगा कि बोनस डिविडेंड या बोनस शेयर जब आप इशू करते हैं तो आपने उसकी एंट्री क्या सीखी हुई है कि आपने इसकी एंट्री करनी है रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट और शेयर कैपिटल क्रेडिट, ठीक है जी। लेकिन इसका एक और ऑप्शन भी अवेलेबल है, ये बात की भी हुई है मैंने, ठीक है। इसका एक और ऑप्शन क्या है, आप चाहें तो आप इस डिविडेंड को रिटेन्ड अर्निंग में से डेबिट करने की बजाय शेयर प्रीमियम में से डेबिट कर दें। तो शेयर प्रीमियम में ये डिविडेंड डेबिट कर दें और शेयर कैपिटल क्रेडिट कर दें। ये दोनों एंट्रीज की इजाजत है, बल्कि इस एंट्री को गुड कॉर्पोरेट प्रैक्टिस कहा जाता है। गुड कॉर्पोरेट प्रैक्टिस क्यों कहा जाता है? क्योंकि कंपनीज एक्ट हमारा ये कहता है कि ये जो शेयर प्रीमियम है ना, ये किसी और काम का नहीं है, इसमें से हम कैश डिविडेंड नहीं बांट सकते, ये कहीं ट्रांसफर करके हम जनरल रिजर्व में नहीं फेंक सकते, यानी ये कैश डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अवेलेबल नहीं होता, ठीक है। तो इसको क्यों ना किसी ऐसे काम में इस्तेमाल कर लें जहां पे गुंजाइश बनती है। तो 2-3 चीजें ऐसी हैं जो कंपनीज एक्ट हमें इजाजत देता है, जरूरी नहीं कहा उसने, ऑप्शन देता है कि आप चाहें तो आप ये 2-3 काम जो हैं ये रिटेन्ड अर्निंग्स में डेबिट करने की बजाय शेयर प्रीमियम में डेबिट कर दें। स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी के अंदर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट वापस जा रहे हैं ना, अब तो रिवीजन के अंदर छोटी छोटी 5-10 मिनट की कोई बात जैसे रहती होती है। एक इशू कॉस्ट कॉन्सेप्ट, इशुएंस कॉस्ट का एक कॉन्सेप्ट रहता है जिसकी एंट्री आपको सिखाऊंगा कि अर्निंग्स डेबिट शेयर रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट कैश क्रेडिट, वो यहाँ पे एंट्री करते हैं। तो वहां पे भी ऑप्शन देता है हमें कंपनीज एक्ट हो तो उसे शेयर प्रीमियम में, बहरहाल उसकी बारी पे वो वहीं पे डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल तो मैं ये कह रहा हूं कि बोनस शेयर्स इशू करने की एंट्री हमने सीखी है रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट। कंपनीज एक्ट की इजाजत देता है कि आप चाहें तो इसको शेयर प्रीमियम डेबिट और शेयर कैपिटल क्रेडिट कर। अब जब ये दोनों एंट्रीज ही सही हैं तो फिर हमने क्या करना है, आईकेप से हमने मेल करके पूछा था कि बच्चा एंट्री करे, उन्होंने कहा जोन सी कर देगा वो सही है। जब दोनों ही सही हैं तो बच्चा जोन सी एंट्री कर देगा वही सही है। तो इसलिए मैं सिर्फ बच्चों को बता देता हूँ कि ये एंट्री भी पॉसिबल है शेयर प्रीमियम वाली, लेकिन याद सिर्फ एक ही करवाता हूँ ताकि कंफ्यूज ना हो, ठीक है, सही है ना। वरना तो ये उस तरह से होता है कि मिसाल के तौर पे आपके पास शेयर कैपिटल पड़ा है 100 रुपये, शेयर प्रीमियम पड़ा है 10 रुपये, रिटेन्ड अर्निंग्स पड़ी हैं 50 रुपये, आपने 20 रुपये का बोनस इशू किया
तो सबसे पहले 10 रुपये शेयर खत्म होता है शेयर प्रीमियम, फिर अगर कुछ और भी बच गया हो तो वो रिटेन अर्निंग में से अल्टीमेटली जाना होता है, ठीक है ना। तो बहरहाल ये दोनों ही ऑप्शंस हैं, एंट्री दोनों तरह से ही सही है, आप जैसे मर्जी कर दिया करें, ठीक है। तो एमसीक्यूज के अंदर कभी आपको ये प्रॉब्लम आ सकती है कि उन्होंने शेयर प्रीमियम को डेबिट किया हो बोनस इशू से या इशूएंस कॉस्ट से, ठीक है। अच्छा पढ़ते हैं और आराम कर जाए यार। अच्छा जी, शेयर कैपिटल है और शेयर प्रीमियम है 17 से 18। शेयर कैपिटल बढ़ता नजर आ रहा है और शेयर प्रीमियम अजीब बात है। चलो, अब बोनस इशू ऑफ 1 फॉर एवरी 10 शेयर्स held has been made during the year. What is the amount to be reported in cash flow from financing activities? शेयर कैपिटल का लेजर बनाएंगे और शेयर प्रीमियम का लेजर बनाएंगे, ठीक है जी। शेयर प्रीमियम में ओपनिंग 40 है, क्लोजिंग 30 है, 10 रुपए डेबिट हो रहे हैं। तो ये डेबिट फिर किस वजह से हो सकते हैं? लगता है बोनस इशू जो उन्होंने किया है वो रिटेन्ड अर्निंग में से डेबिट कर दिया, उसके अलावा तो कोई और बात हो नहीं सकती अब इसको डेबिट करने वाली, ठीक है। तो यहां पे हमने शेयर कैपिटल लिख दिया, तो इसकी एंट्री पड़ी शेयर प्रीमियम डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट। ऐसे ही करते हैं ना हम, अगर रिटेन्ड अर्निंग से निकाल रहे होते तो वो दिया नहीं ना हुआ, तो रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट हो जाता, ठीक है। नेक्स्ट इज ओपनिंग 1 लाख, क्लोजिंग 1,10,000, और तो कुछ है नहीं, ठीक है। तो फिर कुछ भी नहीं। क्या कहता है? व्हाट इज द अमाउंट टू बी रिपोर्टेड इन कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज? मेरे ख्याल में तो नील होना चाहिए, कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये जस्ट क्या हुआ है, शेयर कैपिटल में इंक्रीज क्या हुआ है बोनस शेयर्स इशू करने से, और बोनस शेयर्स के अगेंस्ट कोई कैश रिसीव नहीं होता, ठीक है। तो बेटा फिर वो इंफॉर्मेशन दे रहा है, देखो आप जब सवाल एक सामने है आपको इसकी समझ आ रही है, जब ये सवाल बदलेगा तो उस हिसाब से डाटा भी बदल जाएगा ना। आप लोग ये अजम्पशन कैसे ले लेते हैं कि सिर्फ एक चीज बदल जाएगी बाकी सारा कुछ ऐसे ही रहेगा? ये मुमकिन नहीं होता, सवाल को उस हिसाब से फिर उसे चेंज करना पड़ेगा। अगर एक ही लेजर होता तो फिर डाटा किसी और हिसाब से होता, एडजस्टमेंट ही और होती ना। फिर फिलहाल तो ये एडजस्टमेंट है हमारे सामने, उसने उसी हिसाब से डाटा बनाया हो जो एडजस्टमेंट दी है, ठीक है जी। बिल्कुल, मैंने तो समझाना था ना, क्योंकि मैंने पहली बार ये बात की, आज से पहले यकीन ही हुई थी, इसलिए मुझे ये ज़रा तफसील से बात बतानी पड़ी। भाई मैंने तो आज तक कभी नहीं कहा कि एमसीक्यू के लिए आप वर्किंग करें, कभी भी ना किया करें, कैलकुलेटर पे करके आप आंसर लिखा करें बस, अगर हो सके तो। वर्किंग के तो नंबर कोई नहीं है एमसीक्यू में, ठीक है जी। अच्छा एमसीक्यू था, गुड। और जी 4, हाँ कहते जान छड्डो हूँ, 4 में कोई मसला? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15 का बहुत मसला आ रहा। चलेंगे 15 करके फिर छुट्टी करते हैं। 15 के अलावा और 14 क्या हुआ? क्लास है कोई? ओके जी, यूट्यूब के ऊपर कुरैशी स्टील लिमिटेड के नाम से एक सवाल, एक लेक्चर आएगा, वो सवाल की डिस्कशन आपने देख लेनी है। उसके बाद मैं अभी आज क्लास के बाद बैठ के यहाँ मॉडर्ना वाला सवाल भी ढूंढ दूंगा और उसकी डिस्कशन भी इंशाल्लाह वो कल अपलोड कर देंगे जी, वो भी कर दूंगा। वो तो अपने हैं, ये जो मॉडर्ना ढूंढना है ना, ये पिछली दफ़ा वाले यूट्यूब से ढूंढना है कहीं से मैंने। बाकी ये तो मंडे लिमिटेड तो प्री के अंदर डिस्कस्ड है, वो आपको दे देंगे। मंडे लिमिटेड भी लिख लो, लेकिन 1 बाय 1 आएंगे आपने, ताकि इनको आप ले भी सको ना। ये थोड़ी है कि आपके फेंक देना है। तो QSL का सवाल पूरे 1 घंटे की रिकॉर्डिंग भी नहीं होनी, आप लोगों के लिए तो बहुत ईजी है, आप तो लेंगे इसको। बस वो प्री वालों को ज़रूरत नहीं है। QSL का सवाल उन्हीं की क्लास का डिस्कस हुआ आपको आ रहा है, ठीक है ना। तो आपने वो डिस्कशन ले लेनी है लाजमी, ओके। उसके बाद नहीं, ये कुरैशी स्टील है बोरिंग कॉस्ट का, ये टर्म टेस्ट 1 के अंदर गालिबन आया था, ऐसे ही है। बहरहाल टेस्ट के अंदर आया वो सवाल है कुरैशी स्टील। डिस्कस हो गया था या सवाल? तो डिस्कस, अब जिसको दिल करे वो डिस्कशन ले ले, प्लीज चुप करें, ओके। उसके बाद इंशाल्लाह दूसरा सवाल जो है वो मॉडर्ना वाला, जो कि NPO का सवाल है, वो भी मैं आपको अवेलेबल करूंगा। और तीसरा है मंडे लिमिटेड, ये IS 16 का है।
ठीक है, ये ज़रा मैं थोड़ा सा लेट कर रहा हूँ ताकि आगे 16 के ज़रा नज़दीक पहुँच जाए ना, ये तब आपको डिस्कशन अगर जाए तो आपका रिवाइज हो जाएगा, फिर मुझे उससे बड़ा फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि जब मैं आगे 16 पे जाऊँगा तो आपने ये मंडे लिमिटेड वाला सवाल ताज़ा ताज़ा सुना होगा, किया होगा, तो आपका ये 16 थोड़ा सा रिवाइज हुआ होगा, तो ज़रा मुझे रिवीजन में हेल्प मिल जाएगी, इसलिए मैंने फ़िलहाल इसको एंड पे रखना है। तो अभी इसके बाद मॉडर्ना आएगा, उसके बाद फिर मंडे लिमिटेड आएगा। ठीक है साकिब भाई, आपने नोट कर लिया है, तो कल इनको मॉडर्ना दे देना है, परसों इनको मंडे लिमिटेड दे देना है। ओके, स्पिन इंडस्ट्रीज तो मैं करवाऊंगा, डिस्कस कर लूँगा, ठीक है, उसको देख लेते हैं उसको। ठीक है, अवेलेबल तो है प्री में वो, लेकिन मैं हो सकता है प्री वालों के लिए भी दोबारा डिस्कस कर लूँ उसको, लेकिन फिलहाल जो कहा है आपको आप वो कर लें। ठीक है, अच्छा जी, इस पेज पे या 15 से पहले तो कोई एमसीक्यू नहीं है मसले वाला, तो 15 पढ़ लें पे, बस आखिरी है। वेयर इन अ कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंप्लाइंग विद IFRS शुड यू फाइंड द प्रोसीड्स ऑफ नॉन करंट एसेट सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर। प्रोसीड्स यानी कैश, कैश जो रिसीव हुआ, ठीक है, ऑन डिस्पोजल, वो कह रहा है कहां नजर आएगा, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज में एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी में और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस और स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो में, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो ओनली में। अच्छा, अब जिनको कंफ्यूजन आई, किन किन को आई वैसे हाथ खड़ा करें, ये कंफ्यूजन क्यों आई ये भी सुने। बच्चों का दिल ये कर रहा है कि हम ये एंट्री डबल करके दिखाएं यहां पे कि कैश डेबिट हुआ, डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट हुआ। बच्चों, डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट होना और कैश का डेबिट होना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कहां नजर आता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, यानी बैलेंस शीट में तो क्लोजिंग कैश पड़ा होता है, ओपनिंग बहुत सारे डेबिट्स, बहुत सारे क्रेडिट्स होने के बाद क्लोजिंग। तो जो कैश डेबिट हुआ है डिस्पोजल ऑफ फिक्स एसेट से, वो डेबिट का इंपैक्ट क्लोजिंग में आया पड़ा है, लेकिन वो डेबिट होना फाइनेंशियल स्टेटमेंट के फेस पे कहीं नजर नहीं आता आपको। ठीक है, बात समझे हो? तो गेन लॉस की बात वो नहीं कर रहा, उसने सिर्फ कैश की बात की है। तो कैश रिसीव्ड ऑन सेल प्रोसीड्स सिर्फ और सिर्फ कैश फ्लो की इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर फेस में नजर आता था, सेल प्रोसीड्स फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ फिक्स एसेट। ठीक है ना, कि ये बैलेंस शीट के अंदर नहीं जाता। बैलेंस शीट के अंदर तो क्लोजिंग कैश पड़ा होता है जिसमें उसका इंपैक्ट पहुंचा होता है, वो फिगर एज इट इज नजर नहीं आती आपको बैलेंस शीट के फेस के ऊपर। बैलेंस शीट के फेस के ऊपर कभी आपको नजर आया सेल प्रोसीड्स फ्रॉम डिस्पोजल? नहीं, कैश का क्लोजिंग पड़ा होता है बेटा। आपको कंफ्यूजन क्या थी, कैश से क्लोजिंग में? कैश में तो इंपैक्ट पड़ा है, वो पड़ा है, लेकिन वो क्लोजिंग के अंदर आ रहा है और क्लोजिंग बैलेंस बैलेंस शीट के अंदर नजर आ रहा होता है। ठीक है, 15 हो गया। मैं तो कहता हूं थोड़े से रह गए, हिम्मत करो, खत्म कर दें इनको। सिक्सटीन में किसी को मसला आया हो? 17 है? 16 में किसी को है मसला? कोई बोला था? 17, 18, 19? बस बस ठीक है, 5 बजे तक बोला था, 4:45 छोड़ रहा हूं, कुछ तो ख्याल करो। बोला था मैंने 5 बजे तक आइंदा क्लास हुआ करेगी। सुनो 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 सुनो। अच्छा भाई ठीक है, जिसने जाना है जाए जी। 16, 20, 20, 20, 20 तक कोई मसला? भाई 36 सुन लिया है। 21 तसल्ली तो लेने दो बच्चों से जिन्होंने किया। 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। ये वो बच्चे जिन्होंने अभी तक एमसीक्यूज नहीं अटेम्प्ट किए ना, अब वो हंसे। इधर वो हंसी निकल रही है उनकी, पर्चे में हादसा निकल जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि उनको पता नहीं है कि हमें किसमें मसला आया। बाकी सबके साथ तो डिस्कशन हो गई, जिनमें मसला होगा मैं डिस्कस करूंगा। मैंने आपको कहा था, मुझे जो लगेगा, मुझे एक ही लगा था 20वां डिस्कस करने वाला, मैंने कर दिया। ठीक है, हाँ जा रहा हूं उस तरफ तो। ठीक है जी। 27 में 31 तक कोई मसला? 29, gain and losses on disposal of PPE are classified as operating activities या इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज? देखो फाइनेंसिंग तो हो ही नहीं सकती। गेन लॉस ऑन डिस्पोजल, चुप कर जाएं, गेन लॉस ऑन डिस्पोजल फाइनेंसिंग एक्टिविटी तो हो नहीं सकती। आइदर फाइनेंसिंग और ऑपरेटिंग डिपेंडिंग अपॉन विच मेथड, नहीं ये भी गलत है। अब ले दे के रह गए 2।
क्या कभी आपको, प्लीज बेटा चुप करें, गेन लॉस ऑन डिस्पोजल इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में नजर आया था? नहीं नहीं, वहां पे तो कैश जाता था, ये तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। अच्छा, मजे की बात, अगर ये लॉस है मिसाल के तौर पे और डायरेक्ट मेथड कर रहे हो तब भी इसकी एडजस्टमेंट वहीं पर ही पड़ती, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। गेन लॉस कभी भी जो है वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर नहीं। ठीक है, पता नहीं किसने ये छेड़छाड़ की है 29 वाली। अच्छा, नो डाउट, लेकिन करते कहां है फिर? पार्ट ऑपरेशंस के अंदर पड़ा होता है, मतलब उन्हीं एक्सपेंसेस इनकम्स के अंदर, तो हम उसमें से निकाल लेते हैं, उसका कैश इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ले जाते हैं, और तो कहीं नजर नहीं ना आ सकता। 36, 32, what is the immediate effect of making capital repayment on a loan? यानी कि लोन की प्रिंसिपल रीपेमेंट जब की जाए, जंग वाले चुप कर जाओ, लोन की प्रिंसिपल रीपेमेंट जब की जाए तो कैश फ्लो और प्रॉफिट्स पे इमीडिएट इफेक्ट क्या होगा? इमीडिएट की बात हो रही है, फौरी तौर पे। प्रॉफिट पे कुछ नहीं, कैश डिक्रीज लग रहा है, ये सही। हाँ, प्रॉफिट भी कम होना चाहिए। प्रॉफिट क्यों कम होगा? लोन की रीपेमेंट से प्रॉफिट क्यों कम होगा? फीमेल स्टूडेंट चुप नहीं करेंगी जो बोल रही हैं आहिस्ता आहिस्ता। जी बेटा, कैपिटल रीपेमेंट से प्रॉफिट नहीं कम होता। हाँ, एक बात है, वो ये है कि आपका लोन प्रिंसिपल कम हो गया तो इंटरेस्ट भी फ्यूचर में अब कम आएगा, लेकिन वो फ्यूचर में कम आएगा ना। क्या लोन पे करते ही इंटरेस्ट एक्सपेंस एकदम से कम हो जाता है? वो इमीडिएट इंपैक्ट पूछ रहा था। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस पे तो कोई इंपैक्ट नहीं होना, लेकिन लोन रीपे होने से कैश ने कम होना है, ये लग रहा है। बाकी भी पढ़ लें। प्रॉफिट बढ़ जाएगा, हद हो गई। लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट बढ़ेगा, क्यों? लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट क्यों बढ़ेगा? इंटरेस्ट एक्सपेंस के कम होने से, लेकिन इमीडिएटली तो नहीं। कैश डिक्रीज, ये तो नहीं हो सकता। प्रॉफिट डिक्रीज हो जाए, कैश डिक्रीज नहीं। प्रॉफिट डिक्रीज हो जाए, कैश पे कोई नहीं। मुझे तो यही लग रहा है। ठीक है जी, 36 पे आ ही जाए जी, रोला डाला। इससे पहले तो कोई नहीं है, 33, 34, 35। देखो बस ऐसे ही है, थोड़ा सा जबरदस्ती करना पड़ना था आपसे। अब कैश फ्लो जो है आपने खाम खा लटकाए रखना था। ठीक है, अब कल से एनपीओ की थ्योरी शुरू करें ना, बस हो गई अब। ठीक है जी, कौन से 3 सवाल पड़े हुए हैं? ओ, वो कोई सवाल है? वो कोई सवाल है? अच्छा सुने, एक एक एडजस्टमेंट डिस्कस करने वाली जी। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी इज मोस्ट लाइकली टू फेस कैश फ्लो प्रॉब्लम्स? ये तो जनरल सा था। कौन सी कंपनी ऐसी है जो कैश फ्लो प्रॉब्लम फेस कर रही होगी? वो कहता है अ लॉस मेकिंग गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। भाई गवर्नमेंट को कैश फ्लो के कोई मसाइल नहीं होते, हमारी ना हो तो। अच्छा, गवर्नमेंट के अक्सर प्रोजेक्ट्स लॉस मेकिंग हो सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि उनका मकसद तो प्रॉफिट कमाना होता ही नहीं है। ठीक है, लेकिन वो इतनी एसेंशियल प्रोडक्ट बना रहे होते हैं, ठीक है, कि उसके बगैर गुजारा नहीं होता, वो बनाते रहते हैं चाहे वो लॉस भी कमा रहे हो, लेकिन उनको कैश फ्लो का प्रॉब्लम, नॉर्मली गवर्नमेंट की अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो उनको कैश फ्लो का प्रॉब्लम नहीं आने देते। ठीक है, ये नहीं, इसको कोई कैश फ्लो का मसला। अ कंपनी विच हैज रिसेंटली सोल्ड पार्ट ऑफ इट्स ऑपरेशन, वो क्या था, कौन थे? हाँ, नेस्ले वालों ने दही बनाना बंद की थी और दही वाला प्लांट बेच दिया था, तो कैश फ्लो के प्रॉब्लम्स होंगे उनके, वो तो उल्टा कैश की फरावानी होगी। ठीक है, ओके, ये भी नहीं हो सकता। आगे मैंने पढ़ा ही नहीं। नेक्स्ट, अ रीजनेबली प्रॉफिटेबल एंड लॉन्ग एस्टेब्लिश्ड कंपनी विद नो एक्सपेंशन प्लान्स। ऐसे चल रही है एक कंपनी, रीजनेबली प्रॉफिटेबल है, पुरानी कंपनी है, कोई एक्सपेंशन का प्लान नहीं रखते हैं, तो ये तो स्टेबल कंपनी है, इसको भी कैश फ्लो का प्रॉब्लम नहीं। लेकिन एक ऐसा बंदा जो एम्बिशियस एक्सपेंशन प्लान कर रहा है, ठीक है, तो वो अभी लाहौर में बैठा, वो कहता है मैंने सियालकोट में, मैंने गुजरांवाला में, मैंने पतोगी में, मैंने जांग में, मैंने जो है वो दुबई, रहन दे, खलो जा थोड़ा जा, ठीक है,
तो मैंने ये इन 5 6 7 शहरों के अंदर जाके अपनी रिटेल शॉप को, आउटलेट को ओपन करना है, तो उसको भाई कैश फ्लो का प्रॉब्लम आ सकता है। ठीक है, वो वहां पे बिल्डिंग्स लेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर लेगा, बहुत सा स्टॉक लेगा, और रिटेलर है वहां पे चीजों को डालेगा, तो उसको कैश फ्लोज के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो जी बेटा, वाकई अच्छा एमसीक्यू है 37, और ये आखिरी है। इसके बाद किसी का क्वेश्चन हुआ भी तो मैं नहीं कहूंगा, ठीक है? अब चुप करके सुन लो, आखिरी। यार आप लोग कितने फजूल लोग हैं यार। आप कल क्लास में खड़े रहोगे, आप भी खड़े रहोगे, उसके बाद भाई ये ब्लैक शर्ट मोटू भाई के साथ मेरी तरह का सेहतमंद जो है, आप भी खड़े रहोगे, 3 हो गए। इनके नाम नोट करो जल्दी से आके, ठीक है? और फीमेल स्टूडेंट्स अब बोलती हुई नजर आएंगी, वो कल क्लास से बाहर होंगी, क्योंकि यहाँ पे खड़े रखना मुनासिब नहीं समझता मैं, ठीक है? और अब कौन चाहेगा इस लिस्ट में आने? आजा आजा, मैं बताता हूँ। ये भाई उसका हाथ खड़ा करो, हाँ इसका नाम, इधर आओ, इन दोनों का नाम ले लो। जंग वाले का तो पहले लिखो ना, ये पहले बोल रहा था उस वक्त से, ठीक है? खाम खाम में टाइम जाया करते हो आप लोग यार, थोड़े से इसका नाम लिखो। नाम क्या लिखना है, इसको बस याद रख लो। ये इट्स ओके, लिखवाओ नाम, जल्दी करो दोनों। ओके जी, और जी और कोई? ये एमसीक्यू करवाता हूं, ये करवाने देंगे बेटा तो ना, इसीलिए तो मैंने अर्ज किया कि कल से इनको, आज तो नहीं कल सजा दूंगा, ताकि इनको ये पता हो कि एंड पे जाके फजूल में नहीं बोलते, खामोश बैठते हैं, ठीक है ना? ये आगे 10-12 दिन है, इनमें हमने रोज ऐसे पढ़ना है। अब रोज आखिरी 15 मिनट अगर ये ऐसे सर खपाते रहेंगे तो पढ़ाई भी नहीं होनी, टाइम भी जाया होना है, ठीक है ना? तो कल इंशाल्लाह खड़े होंगे, परसों से बेहतरीन सेट हो जाएंगे ये भी, और इनको देख के बाकी भी इंशाल्लाह। अब फाका होगा इस खुराक से, ये लाजमी कल खड़े हों। डेबिट बैलेंस ऑन रिटेन्ड अर्निंग अकाउंट्स इंडिकेट दैट, डेबिट बैलेंस का मतलब क्या है? नॉर्मल रिटेन्ड अर्निंग्स का नॉर्मल बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। जब उसमें प्रॉफिट्स पड़े हों, इकट्ठे हुए, वो क्या है? डेबिट। वो क्या है? क्रेडिट बैलेंस, नॉर्मल। अब वो कह रहा है रिटेन्ड अर्निंग्स में आ गया डेबिट बैलेंस, ठीक है? तो क्या मतलब? उन्होंने प्रॉफिट्स से ज्यादा डिविडेंड बांट दिए हैं, और यार ये थोड़ा ही होता है, डिविडेंड तो सिर्फ तब बांटे जाते हैं जब प्रॉफिट्स हों। प्रॉफिट से ज्यादा डिविडेंड कैसे बांट सकते हैं? ये नहीं हो सकता। फिर रिडीम्ड सम ऑफ इट्स शेयर कैपिटल, अच्छा ये रिडीम कर सकते हैं, लेकिन इतना रिडीम करना कोई नहीं अवेलेबल होता कि रिटेन्ड अर्निंग्स ही नेगेटिव कर लोगे। वैसे ये रिडम्पशन मैंने पढ़ानी है, लेकिन ये नहीं है ऑप्शन, मैंने रिडम्पशन अभी करवानी है सिर्फ इक्विटी में जाकर, ठीक है? हाँ, एक्यूमुलेटेड लॉसेस, क्या मतलब? पिछले साल भी लॉस आया था, फिर इस साल लॉस आया, फिर इस साल 2-3 साल से लॉस आया, तो लॉसेस इकट्ठे होते होते वो प्रॉफिट्स को भी खा जाते हैं और एक्यूमुलेटेड लॉसेस में चली जाती हैं ऑर्गेनाइजेशन। तो ये बिल्कुल सही है। और आखिरी क्या है? इशूड बोनस शेयर्स। नहीं जी, बोनस शेयर्स भी इतने इशू नहीं करने के आप नेगेटिव ही कर लें, जितना अर्निंग मैक्सिमम 0 ही कर सकते हो, ठीक है? चलो आप बता ही दो, अगले 2 में से कोई है तो नहीं? अच्छा चले ठीक है जी, सुने, QSL कुरैशी स्टील कर लीजिएगा, और EPS ना भूलिएगा, हम EPS भी कर रहे हैं, ठीक है? कल इंशाल्लाह हम ज्यादा फोकस तो रखेंगे इस क्लास के अंदर NPO की थ्योरी के ऊपर, लेकिन जाहिर है कैश फ्लो के 1-2 सवाल जो रहते हैं उनको करते हुए NPO को साथ चलाएंगे, फिर कैश फ्लो के 2 सवाल खत्म होंगे तो फिर स्टेटमेंट ऑफ चेंज इक्विटी पे जाएंगे, और इस तरह से साथ साथ चलते चले जाएंगे। जिंदगी रही तो कल मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।